चलिए हेडिंग डालिए आप, इंपॉर्टेंट क्योटेशंस। इंपॉर्टेंट क्योटेशंस, इंपॉर्टेंट क्योटेशंस, इंपॉर्टेंट क्योटेशंस। क्या हो गया? इंपॉर्टेंट क्योटेशंस। इंपॉर्टेंट क्योटेशंस लिखिएगा। इंपॉर्टेंट क्योटेशंस। किताब लाए हो क्या? किताब है क्या आपके पास? दे दो। नहीं, ये वाली नहीं चाहिए। लिखिए। फर्स्ट लिखिए, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। एक्ट भी लिखना चाहो तो लिख लो, लिखा हुआ उसमें सामने। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको तो हमें ध्यान रखना ही रखना है हर हाल में, है ना। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। इनको तो रटना ही रखना है, तो याद रखने हर हाल में। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। ये एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट में है, और ये स्टेटमेंट है थ्री विचेस का। लिख लो डैश करके आगे। स्टेटमेंट किसका है ये? विचेस का। थ्री विचेस। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। ये स्टेटमेंट विचेस का है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। एक्चुअली इसमें क्या है कि विचेस जो है वो स्टार्ट सीन जो है, पहला सीन ये है। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। वो कह रही है आज का मौसम कैसा है, कैसा वातावरण है। कभी लग रहा है फेयर है, कभी लग रहा है फाउल है। तो जो फाउल है वही फेयर है, जो फेयर है वही। एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच भी है, इसको बोलते हैं क्यासमस। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तब आपको समझा दूंगा दोबारा। क्यासमस है, क्यासमस। जब रिहर्स करके वाक्य को लिख देते हैं, जैसे फेयर इज फाउल को उल्टा करके लिख दिया, फाउल इज फेयर। हालांकि एलिट्रेशन भी बोल सकते हैं आपकी वर्ड में, आप पता है फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। क्यासमस है, जैसे ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। वैसे ही है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। और ये स्टेटमेंट किसका है? थ्री विचेस का है। ठीक। तो पहले एक्ट में सीन फर्स्ट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। लिखिए सीन सेकंड। एक्ट फर्स्ट ही चल रहा है, सीन सेकंड। एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड। देखिए, व्हाट ही हैज लॉस्ट, व्हाट ही हैज लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैज वॉन। व्हाट ही हैज लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैज वॉन। व्हाट ही हैज लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैज वॉन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्योटेशन है। और चूंकि आपने कहानी सुन ली है तो आपको बहुत सारी बातें अब समझ में आ गई होगी आपको। तो इसमें क्या बता रहे हैं ये, किसमें सेंटेंस बोल रहा है, व्हाट ही हैज लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैज वॉन। आपको पता है कि थेन ऑफ कैवेडोर पहले कोई और था, और थेन ऑफ कैवेडोर से वो पदवी छीन ली। और थेन ऑफ कैवेडोर से पदवी छीनने के बाद रोज को ये कहा गया कि जाके बता दो कि आज से थेन ऑफ कैवेडोर कौन है? मैकबेथ है। तो डंकन उस समय अनाउंस कर रहा है कि उसने अपनी गलती से थेन ऑफ कैवेडोर का पद लूज कर दिया है, और अब वो पद किसके साथ जा रहा है? डंकन के, मैकबेथ के साथ जा रहा है। तो व्हाट ही हैज लॉस्ट, जो थेन ऑफ कैवेडोर ने लॉस्ट कर दिया, नोबल मैकबेथ हैज वॉन, वो टाइटल अब किसके पास है? मैकबेथ के पास है। ठीक है। तीसरा सीन थर्ड। ये स्टेटमेंट डंकन का है, लिख लेना, डंकन का है। सीन थर्ड।
सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन। So foul and fair day I have not seen. So foul and fair a day I have not seen. So foul and fair a day I have not seen. मैकबेथ जो है ये स्टेटमेंट बोल रहा है। इसको बोलने वाला कौन है? स्टेटमेंट को मैकबेथ है। और मैकबेथ इस स्टेटमेंट से क्या बता रहा है? मैकबेथ चूंकि युद्ध के मैदान से आया है और युद्ध में दोनों बातें थी, हार भी रहे थे बीच में क्योंकि सेना ज्यादा आ गई थी, लेकिन बाद में जीत भी गए। तो हार रहे थे तब तो फाउल है, जीत रहे थे तब फेयर है। और वैसे भी वातावरण को, मौसम को देख के भी लग रहा है कि कभी लग रहा है मौसम बहुत अच्छा है, कभी लग रहा है मौसम बहुत खराब है, तो दोनों तरफ से मान सकते हो। तो मैकबेथ कह रहा है कि एक ही दिन में दो चीजें, कभी लग रहा है फाउल है और कभी लग रहा है फेयर है। तो सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन। ऐसा फाउल और फेयर डे मैंने कभी नहीं देखा। बोलने वाला कौन है? मैकबेथ है। ठीक, समझ गए? बाकी टेक्स्ट हम पढ़ेंगे तब दोबारा आपको वहां याद आ जाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत कर सको तो ऐसा कर लेना कि कल टेक्स्ट में संडे को बैठे बैठे अंडरलाइन कर लेना इनको, उसमें भी कॉपी में तो लिखनी लिखनी है, नहीं तो आपकी अंडरलाइन पता नहीं आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, बिजी थोड़े ज्यादा रहते हैं, भूल जाओ उसमें। तो कॉपी में तो कम से कम रखना ही है, बाद में अंडरलाइन भी कर लेना नोटबुक में। ठीक, फिर भी भूल जाओगे तो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगला लिखिए, बाई सीनेल्स डेथ। बाई सीनेल्स डेथ, सीन थर्ड में ही है। बाई सीनेल्स डेथ, बाई सीनेल या सीनल, जो भी बोल रहे हैं उस पर नहीं पकड़ रहा, स्पेलिंग SINEL है। बाई सीनल्स डेथ आई एम थेन ऑफ ग्लेमिस। बाई सीनल्स डेथ आई नो आई एम थेन ऑफ ग्लेमिस। ये भी मैंने आपको समझा दिया और आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैकबेथ के पास दो टाइटल हैं। एक टाइटल थेन ऑफ ग्लेमिस। थेन ऑफ ग्लेमिस उसको कहां से मिला? उसका पिता जो था वो थेन ऑफ ग्लेमिस था, तो पिता की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली वो टाइटल किसके पास आना था? मैकबेथ के लिए। तो क्या कह रहा है कि बाय सिनल डेथ, सिनल की डेथ के बाद में आई नो आई एम थेन ऑफ ग्लेमिस, कि मुझे पता है कि मैं कौन हूं, थेन ऑफ ग्लेमिस हूं। ऐसा बोलने वाला कौन है? मैकबेथ है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्योटेशन है, बहुत फेमस क्योटेशन है इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्योटेशन है, डंकन का है ये, सीन फोर्थ में, सीन फोर्थ में मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। लिखिएगा, देर इज नो आर्ट, देर इज नो आर्ट there is no art to find, there is no art to find, there is no art to find the mind's construction, there is no art to find the mind's construction, there is no art to find the mind's construction in the face, there is no art to find the mind's construction in the face, there is no art to find the mind's construction in the face। इसका मतलब क्या हुआ साहब? इसका मतलब यह है कि देर इज नो आर्ट, ऐसी कोई कला नहीं है दुनिया में, टू फाइंड, जिससे हम पता लगा सकें माइंड्स कंस्ट्रक्शन, कि मन में क्या विचार चल रहा है वो दिख जाए किसके ऊपर? चेहरे पे। ऐसी कोई कला नहीं बनी है। और ये बात क्यों बोल रहा है? ये बात डंकन इसलिए बोल रहा है कि जब आप सीन फोर्थ में जाएंगे तो डंकन पूछता है सीधा, और क्या पूछता है कि जो थेन ऑफ कैवेडोर था, जिसको हमने सजा सुनाई थी, क्या उसको दंडित कर दिया गया है? सामने से पूछ रहा है वो कि क्या मेरा जो पेनल्टी दी थी क्या उसको मिल गई है? और उसी बात को कहते कहते वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि थेन ऑफ कैवेडोर बहुत सीधा आदमी है, वो कभी धोखा नहीं करेगा, हमेशा मैं उसको अच्छा मानता था, लेकिन दुष्ट ने मेरे साथ क्या कर दिया? धोखा कर दिया। इसलिए भाई, दुनिया में कोई ऐसी आर्ट नहीं बनी है जो ये बता सके कि इंसान के चेहरे पे दिख जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक, ऐसी कोई आर्ट नहीं बनी हुई है। कहने वाला कौन है? डंकन है। ठीक, नेक्स्ट, अगला लिखिएगा,
सीन फोर्थ में ही है, लेट नॉट light see my black and deep desires. Let not, let not, let not light see my black and deep desires. Let not light see my black and deep desires. Let not light see my black and deep desires. एक्चुअली होता क्या है कि जब मैकबेथ जो है वो युद्ध के मैदान से जीत के वापस आता है, तो मैंने आपको बताया था कि डंकन उसको गले लगाता है और डंकन उसको बोलता है कि तू मेरा किंग्समैन है, बहुत क्लोज आदमी है और तुम युद्ध में जीत के आए हो, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं कोई भी अपनी खुशी है वो तुमसे ही शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा अब जो बेटा है, बड़ा बेटा जिसका नाम क्या है, मेलकम, अब चूंकि मैं भी बड़ा हो रहा हूं उम्र में, तो मैं मेलकम को क्या करना चाह रहा हूँ, मेलकम को युवराज घोषित करना चाह रहा हूँ, है ना, प्रिंस घोषित करना चाह रहा हूँ, युवराज। तो मेलकम जो है वो क्या बनेगा, युवराज बनेगा। इससे पहले मैकबेथ किससे मिल के आया, विचेज से, और विचेज ने क्या बताया कि आप थेन ऑफ ग्लेमिस हैं, आप थेन ऑफ कैवेडोर हैं और फ्यूचर में आप किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे। लेकिन जब मैकबेथ के सामने उसने ये घोषणा की डंकन ने कि आप मेरे निकट के लोग हो और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं युवराज किसको घोषित कर रहा हूं, मेलकम को, तो मैकबेथ जो है उसको टेंशन हो गई। उसको पता है कि जो युवराज है वो ही आगे राजा बनेगा। तो कहता है कि ये कैसे संभव है। तो उसके मन में वो बुरे 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 विचार आने लग जाते हैं कि मैं राजा कैसे बनूंगा फिर। तो उसको लग रहा है कि लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर, कि भाई दिन का रोशनी जो है उजाले में लोगों के सामने बात नहीं आ जाए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, कि मैं क्या सोच रहा हूँ। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं राजा बनने के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसी बात किसी के सामने उजागर नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले क्योटेशन से कंपेयर करो इसको, क्या लिख रहा है, देर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस। वही कहाँ चल रहा है मैकबेथ के लिए, क्या कह रहा है, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, यानी मेरी चीज जो है बाहर नहीं आ जाए। डंकन वही तो बात बोल रहा है। तो डंकन बोल तो रहा था किसके कॉन्टेक्स्ट में, थेन ऑफ कैवेडोर के लिए, लेकिन किस पे भी लागू हो रही है, मैकबेथ पे भी लागू हो रही है। ठीक है, और ऐसा बोलने वाला कौन है, मैकबेथ है। ठीक, और फिर आती महान आत्मा लेडी मैकबेथ। देखो कितनी अच्छी बात बताई है, ऐसी अच्छी बात ऐसी महान महिलाएं बता सकती हैं। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, बाहर फूल की तरह दिखो और अंदर से काट जाओ, आस्तीन का सांप बन के रहो। ऐसा कौन समझा रही है, लेडी मैकबेथ। समझ में आ गया। तो लेडी मैकबेथ को कह रही है लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट, कि भाई बाहर से दिखावा ऐसा करो कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे शुभ चिंतक हैं और पीछे जब खाना खाने आए तो छुरा घोंप दो उसको। ऐसी शिक्षा देने वाली महान आत्मा कौन है, और ये शिक्षा किसको दे रही है, मैकबेथ, कि तू है ना, तू बहुत सीधा आदमी है। उसने समझा रही है उसको, मैकबेथ को कह रही है वो कि आप इतने सीधे हो कि आपके चेहरे पे दिख जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, और एक मैं इतनी दुष्ट हूं कि मैं बिल्कुल नहीं दिखने देती कि मैं क्या सोच रही हूँ, इसलिए मेरी तरह बनो। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। ऐसा बोलने वाली कौन है, लेडी मैकबेथ। ठीक है, अगला लिखो सीन सेवंथ, वो तो उसी में चल रहा है, उसको छोड़ दो, ये तो उसी का आगे वाला हिस्सा है। ओनली लुक अप क्लियर टू अल्टर फेवर एवर इज टू फियर। ये करिए तुम तो मेरे लिए बस एक काम कर दो, ओनली लुक अप क्लियर, बस अपनी शक्ल में मुस्कुराना शुरू कर दो, तुम घबराओ मत, मारने के नाम से मार लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मार लेंगे अपन, टपका देंगे उसको। तो टू अल्टर फेवर एवर इज टू फियर, बस एक काम कर लो, तुम तो ये डर है ना,
मेरी तरफ मेरे लिए एक फेवर कर दो, डरना बंद कर दो, बाकी मैं देख लूंगी, मैं निपटा दूंगी उसको आराम से। सीन 7। देखो, इफ इट वर डन, इफ इट वर डन, व्हेन इट इज डन, कोमा, कोमा, डैश डैश कर दो। देखो, इट वॉज डन, वे इट वॉज डन क्विकली, डैश डैश करते लिया उसको। इट वॉज डन, इसको छोड़ दो बीच में, सर डैश डैश। इट इट वर डन क्विकली। और ये ऐसा बोलने वाला कौन है? मैकबेथ है। इसका मतलब क्या है? अब चूंकि लेडी मैकबेथ मैकबेथ को बिल्कुल तैयार कर रही है पूरी तरह से कि आपको क्या करना है, उसको मारना है। किसको? डंकन को। और मारना ही है, छोड़ना नहीं है। तो मैकबेथ के दिमाग में बात आ रही है कि कैसे मारें यार, कैसे मारे, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। लेकिन फिर लेडी मैकबेथ जब उसको प्रेशराइज करती है, उसको परसुएड कर लेती है मनाने के लिए, उसको मारने के लिए, तो मैकबेथ सोचता है कि अगर ये काम अगर होना है ना तो हो जाए बस तुरंत, और फटाफट हो और खत्म हो जाए बस। उसके बाद इसमें कोई और कोई झोल नहीं होना चाहिए, तुरंत काम और तुरंत खत्म हो जाए। इफ इट वर डन, व्हेन इट इज डन, इट वर वेल, इट वर डन क्विकली, तुरंत हो जाए बस, कि उसको मारा और खत्म, राजा बना, बात खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा सोच रहा है कौन? मैकबेथ। लेकिन ऐसी चीजें संभव नहीं है। उसका सोचना यह था कि फटाफट से घटना हो और फटाफट से घटना की तीसरी हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगला लिखिए, वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस। 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 इसका मतलब मैकबेथ को लेडी मैकबेथ ने पूरी तरह समझा दिया कि भाई आपको उसको मारना है। किसको? डंकन को मारना है। मैकबेथ को बार बार समझाया, मैकबेथ ने बहुत सारी बातें बताई कि मुझे उसने किंग्समैन कहा है, मेरी बहुत प्रशंसा की है, मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, मैं उसको नहीं मार पाऊंगा, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन लेडी मैकबेथ उसको मनाने में, उसको परसुएड करने में कामयाब हो गई। फिर भी अंतिम बार फिर प्रयास करता है मैकबेथ, और मैकबेथ कहता है वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस, कि नहीं नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, यही रोक दो इस काम को, मान जा देवी मान जा। कौन बोलता है? लेकिन वो नहीं मानती है। तो इसका मतलब समझ गए, वी विल प्रोसीड नो फर्दर, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं मारेंगे उसको, प्लीज मान जा। लेकिन वो दुष्ट प्राणी नहीं मानती है। वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस। कौन है? मैकबेथ। तो फिर जब लेडी मैकबेथ को मैकबेथ बोलता है, तो फिर लेडी मैकबेथ कहती है मैं तेरे को इतनी देर से समझा रही हूँ, मैंने तेरे साथ इतने दिन जीवन बिताए हैं, तो मेरा भी तो तेरे पे कोई हक है, और मैं हक से तुझे कोई बात कह रही हूँ तो मेरी बात को स्वीकार तो कर। प्राणनाथ ऐसे कैसे मना कर रहे हो आप मुझे? कुछ तो उसको स्वीकार करो। ऐसा कौन कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? लेडी मैकबेथ। फिर वो फिर बेचारा फिर तैयार हो जाता है, फिर कोशिश करता है कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसके दिमाग में वो हो जाती है। फिर लेडी मैकबेथ कहती है अच्छा मुझे पता है तू मान तो रहा है, लेकिन तू डर रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, बट स्क्रू योर क्रेज टू स्टिकिंग प्लेस एंड वी विल नॉट फेल। तो लेडी मैकबेथ की बात पे मान भी जाता है मैकबेथ, कहता है देवी ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन बाई चांस अगर हम उसको मारने में कामयाब नहीं हुए और फेल हो गए तो लेडी मैकबेथ कह रहा है असंभव है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बट स्क्रू योर क्रेज टू स्टिकिंग प्लेस, तू बस अपना धैर्य अपना साहस एक जगह टेक ले, एंड वी विल नॉट फेल, हम फेल नहीं होंगे। मैं गारंटी से साथ कह सकती हूँ कि टपका देंगे हम उसको, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसका मतलब आप समझिए कि मैकबेथ इस बात की तरफ आगे बढ़ने से पहले बहुत बार मना कर रहा है। इन सेंटेंस से आपको यह प्रतीत हो रहा होगा कि एक बार भी अगर लेडी मैकबेथ बोल देती ना उसको कि चल छोड़ नहीं मारते हैं, तो मैकबेथ पक्का है उसको नहीं मारता। तो सारा काम करवाने वाली कौन है? लेडी है। कौन सी लेडी? मैकबेथ। लेडी नहीं बोल रहा हूँ, लेडी मैकबेथ बोल रहा हूँ। बट
आप अपने पे ना लेना इसको, बट इसको आई टेक बैक माई वर्ड्स, बट स्क्रू योर क्रेज टू स्टिकिंग प्लेस एंड वी विल नॉट फेल। उतार लो। बट स्क्रू योर क्रेज टू स्टिकिंग प्लेस एंड वी विल नॉट फेल, लेडी मैकबेथ। ऐसे बहुत मजा आएगा इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप, बहुत अच्छा नाटक है, शानदार। ऐसे ऐसे डर जाते हैं उसको देख के। अब तो आपको कहानी पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लग रहा होगा इसको, है? कुछ नहीं है लेंदी, सारी लाइन थोड़ी पढ़नी है हमें। लेंदी पता है उसमें क्या होता है? जैसे एक लाइन दे रखी है, उसमें बीचेस, भूतनिया और भूत, उसमें कढ़ाई में हम मेंढक डाल रहे हैं, फिर मछली डाल रहे हैं, फिर छिपकली डाल रहे हैं, उसमें 200 लाइन लिख रखी है, हमें क्या करना है उनका? छोड़ दो उनको। थोड़ी पूछेगा मछली डाली थी या छिपकली बताओ उसमें। इसलिए लेंदी है, इंपॉर्टेंट चीज लेंदी नहीं है उसमें, है ना? लेंदी दिखने में है। और एक रात बैठोगे शाम को पढ़ने, सुबह कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही है। इतना ही है, सिर्फ शाम को बैठो सुबह खत्म मैकबेथ, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट ग्रेड को सिलेबस ही तारो, एक महीना से पढ़ बचाओ थमा। सुबह बैठो शाम को खत्म, सुबह बैठो शाम को खत्म, एक महीना में सारो खत्म, बचेगा ही नहीं कुछ। पिछली बार मैंने 12 सितंबर को बैच स्टार्ट किया था फर्स्ट ग्रेड का, पिछली बार एग्जाम में, मतलब क्रैश कोर्स वाला। और 4 अक्टूबर को कंप्लीट कर दिया था मैंने बैच। 12 सितंबर से 4 अक्टूबर, कितने दिन हुए सोच लो, ग्रामर और लिटरेचर दोनों। 12 सितंबर से 4 अक्टूबर, 8-8 घंटे। संडे को तो 12 घंटे भी पढ़ाए उनको मैंने, तो क्रैश कोर्स था, पेपर था 14 अक्टूबर के आसपास, तो खत्म करना। तो 9 को जीके वाला पेपर था शायद, 14 को इंग्लिश वाला पेपर था। खत्म किया मैंने उनको, और पढ़ा भी उन्होंने, और क्वेश्चन भी करके आ गए, पास भी हो गए उनमें से। ठीक, तो आपके पास तो साल है, कर दिया ये। बट स्क्रू योर क्रेज टू स्टिकिंग प्लेस एंड वी विल नॉट फेल, लेडी मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ फिर उसको क्या हो कह रही है कि तू डर मत, आगे बढ़ने से रोक मत, तू तो आगे बढ़, एक काम कर, सिर्फ अपना पेशेंस बना के रख ले, और केवल जो है बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगी, है ना? हम कोई भी फेल नहीं होंगे। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे, अगला लिखिए, ब्रिंग फॉर्थ मैन चिल्ड्रन ओनली। और इत्तेफाक की बात है कि उस समय पिछली बार भी नवरात्रे चल रहे थे, तब भी मैंने खाना, अन्न बिना अन्न खाए हुए 9 दिन पढ़ा रहा था। अभी भी नवरात्रे चल रहे हैं, 9 दिन तक अन्न का त्याग करके मैं पढ़ा रहा हूं आपको। नहीं, 9 दिन तक बिल्कुल नहीं। हाँ, बस कोई फ्रूट खाएगा तो खा लियो, तो खा लियो। ब्रिंग फॉर्थ मैन चिल्ड्रन ओनली, ब्रिंग फॉर्थ मैन चिल्ड्रन ओनली, ब्रिंग फॉर्थ मैन चिल्ड्रन ओनली। Bring forth men children only, for thy undaunted, 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 undaunted metal should not compare nothing but males. METTLE है, METTLE है ना, METTLE metal, UNDAUNTED, undaunted metal should compare nothing but males, MALES, but males, but males। ये इनकी क्रोनोलॉजी समझिए आप, इनकी क्रोनोलॉजी पकड़ में आ जाएगी, आपस में जोड़ते जाओगे कोटेशन को तो कहानी बनती चली जाएगी, है? हाँ कंपोज, सॉरी कंपोज है, कंपेयर नहीं, बिल्कुल सॉरी। वैसे कंपेयर से भी मीनिंग निकल रहा था उसका, इसलिए हो गया कंपोज है, या कंपेयर नहीं भाई, कंपोज। वैसे अप्रोप्रिएट वर्ड कंपोज ही है उसमें। चलो समझाता हूं इसको, इसका मतलब समझिए। ऊपर यहां से स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस, हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा किसने कहा? लेडी मैकबेथ, सॉरी मैकबेथ ने। जब मैकबेथ ने ऐसा कहा, तो लेडी मैकबेथ जो है, लेडी मैकबेथ ने उसको वापस क्या कहा कि तू डर मत, तू सिर्फ अपना धैर्य बना के रख, पेशेंस बना के रख, बाकी सारी चीजें क्या करो, मेरे पे छोड़ दो, मैं सब कुछ कर दूंगी। तो उसके बाद ये सब सुनने के बाद बहुत सारी बातें बोलती है उसको, और भी वो पढ़ेंगे एकदम टेक्स्ट में हम, लेकिन उसको इतना सब समझाती है। तो मैकबेथ उसको देखता रहता है, बहुत गौर से देखता है उसको, ऐसे देखता रहता है उसको, देखता रहता है। और उसके मन में एक विचार आता है कि देवी, मुझे नहीं पता था तो इतनी महान है, और तू इतनी महान है कि ब्रिंग फॉर्थ मैन चिल्ड्रन ओनली,
तू किसी लड़की को जन्म तो नहीं दे सकती, तेरे तो लड़का ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की तू बातें करती है ना, ऐसी बातें एक स्वस्थ क्या बोलते हैं उसको, सुशील और सज्जन महिला के हृदय में तो नहीं हो सकती कि ये तेरे पास मारने के अलावा कोई विचार ही नहीं आ रहा है। इसलिए तू केवल ब्रिंग फोर्थ मैन चिल्ड्रन ओनली, तू केवल पुरुष बच्चों को ही पैदा कर सकती है फॉर दाई अनडॉन्टेड मेटल, क्योंकि जैसी तेरे अंदर वो दिखा रही है ना तू ताकत, शुड कंपोज, उसमें केवल कंपोज हो सकते हैं नथिंग बट मेल्स। यानी आप केवल और केवल किसको पैदा कर सकती हो, मेल्स को पैदा कर सकती हो और किसी को पैदा नहीं कर सकती हो। ऐसा कौन, इसमें मैकबेथ लिखना है ना, ये किसने बोला है, मैकबेथ ने, लेडी मैकबेथ ही, मैकबेथ ने बोला है। ठीक है, तो ये लेडी मैकबेथ का इस एक्ट फर्स्ट का लास्ट स्टेटमेंट है, लेडी मैकबेथ का। एक और आएगा शायद स्टेटमेंट, उसके बाद में एक फेमस लाइन आती है, फिर उसमें लिखी नहीं है, आप लिख लो, उसमें लिखो, अगला क्योटेशन लिख लो, क्योटेशन का एक लाइन लिखनी है बस, लिखो आई एम सेटल्ड, आई एम सेटल्ड, आई एम सेटल्ड, डैश डैश कर लो, इतना लिख के, आई एम सेटल्ड। एक्ट फर्स्ट में ही है, सीन 7th में ही है, लास्ट पे, आई एम सेटल्ड, ये लास्ट स्टेटमेंट है मैकबेथ का, इसमें फर्स्ट एक्ट में आखिरी स्टेटमेंट है, ये आखिरी सीन का, आई एम सेटल्ड। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि मैकबेथ जब उसने सब बातें कर ली, उसने कहा कि हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेडी मैकबेथ ने उसको बड़ा सा लेक्चर दे दिया और कह दिया मैं सब संभाल लूंगी, उसको सब कुछ बातें बोल गया, अपना पूरा प्रयास कर लिया, फिर भी लेडी मैकबेथ मानी नहीं, उसने उसको समझा दिया, तो मैकबेथ कहता है देवी मैं सेटल हूं, अब चिंता मत कर, मैं मार दूंगा, और बता तू क्या चाहती है, बस मार दे, और मैं कुछ नहीं चाहती, और पहले एक्ट का पर्दा गिर जाता है, आई एम सेटल्ड। तो सेटल का मतलब मैं तैयार हूं मारने के लिए, ऐसा कौन बोल रहा है, मैकबेथ बोल रहा है। ठीक, एक्ट सेकंड में चलिए, आप समझ में आ गए कि नहीं है, बोलो तो। एक्ट सेकंड, सीन फर्स्ट, सॉरी, लिखिए, अ हैवी समन्स लाइज लाइक लीड, अ हैवी समन्स lies like lead upon me, a heavy summons, SUMMONS, heavy summons, lies, LIES, like lead, LED, like led upon me, comma, and yet I would not sleep, dash dash कर दो, not sleep। बैंको का स्टेटमेंट है ये, बैंको, ऐसा स्टेटमेंट बोलने वाला कौन है, बैंको है। बैंको क्या बोल रहा है, बैंको एक्चुअली जब ये वहां आ गए हैं, अब ये इन्वर्नेस के किले में पहुंच गए हैं सब लोग, और वहां है, तो वहां बैंको जो है वो कह रहा है कि अ हैवी समन्स लाइज लाइक लेड अपॉन मी एंड येट आई वुड नॉट स्लीप, कहता ऐसे लग रहा है मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और मुझे नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। कौन कर रहा है, बैंको, क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्या, उसको उसके मन में कुछ विचलन पैदा हो रही थी, तो कह रहा है नींद मुझे पुकार रही है कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। ऐसा कौन बोल रहा है, बैंको बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखिए, इज दिस अ डैगर, इज दिस अ डैगर, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, ये डैगर सीन है भाई, और डैगर सीन में से ये एक स्टेटमेंट है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, कौन बोल रहा है, मैकबेथ। तो मैकबेथ अब जब उसको मारने का प्लान बना रहा है, उसको पता है मैं मारने जाऊंगा, उससे पहले उसके आंखों के सामने वो डैगर घूमने लग जाता है, एक तरह से उसको सपना जैसा आ रहा है, और एक छुरा दिख रहा है, छुरे में खून की बूंदें लगी हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उसका माइंड एक डैगर को क्रिएट कर रहा है, डैगर मतलब छुरा, एक चाकू जो है, नाइफ जो है उसका वो क्रिएट कर रहा है, और वो कह रहा है कि ये डैगर मुझे दिखाई दे रहा है,
ये डेगर वास्तविक है या मेरे माइंड का कोई कंस्ट्रक्शन है, मैंने दिमाग से इसको बना लिया कि ये वास्तविक छुरा है। तो मतलब डेगर सीन की लाइन है, इज दिस अ डेगर विच आई सी बिफोर मी। तो ऐसा बोलने वाला कौन है? मैकबेथ है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए आगे अगला। दैट विच हैज मेड देम ड्रंक। सेकंड सीन में आना ना, वो सीन फर्स्ट था, सेकंड सीन में आ जाओ। सेकंड सीन की पहली लाइनें हैं ये। दैट विच हैज मेड देम, which has made them drunk, that which has made them drunk, that which has made them drunk has made me bold, made me bold. Lady Macbeth, Lady Macbeth, Lady Macbeth। तो लेडी मैकबेथ ने क्या किया? लेडी मैकबेथ ने सबको खाना वाना खिला दिया, और खाना वाना खिलाने के साथ साथ चेम्बरलिन वगैरह को उसने ड्रिंक भी पिला दी, कि शराब के नशे में वो सोए रहे, वो उठे नहीं, उनको ड्रिंक वगैरह सब पिला दी उनको, और खुद भी पी गई। कौन? लेडी मैकबेथ। समझ रहे हो? तो क्या कह रही है? दैट विच हैड मेड देम ड्रंक, कि जिस शराब के नशे से वो ड्रंक यानी वो बेहोश हो गए, हैज मेड मी बोल्ड, उसने मुझे और बोल्ड बना दिया। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, अब तो मैं उसको, अब उसको मारने में, जब मर जाए उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्चुअली जब इतनी बहादुर थी तो खुद भी मार देती है, इसको क्या दिक्कत हो गई थी? इसको ऐसा लगा, ऐसे सेंटेंस बोलती है बीच में इसमें आएगा कि देख मुझे तेरी जरूरत भी नहीं पड़ती, पर क्या करूं, जब मैं डंकन को देखती हूँ ना तो मुझे मेरे पिता जैसा दिखाई देता है वो, नहीं तो मैं ही मार दूं उसको, पिता की जैसी शक्ल दिखती है उसमें, नहीं तो मुझे तेरी जरूरत भी नहीं थी, इसलिए तू मार उसको। ठीक है, तो लेडी मैकबेथ क्या कहती है कि शराब के नशे में जिसमें वो चैम्बरलिन सब जो है ड्रंक महसूस कर रहे हैं, और बोल्ड हो गई, अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। उसके बाद इधर उधर आवाजें आती हैं, और थोड़ी बहुत डरती है कि पता नहीं, मैकबेथ गया उसको मारने के लिए, किसको? डंकन को, और ये अपने चेंबर में है, तो उसको डर लग रहा है, पता नहीं मारेगा कि नहीं मारेगा। डर तो क्या लग रहा है, सोच रही है क्या हो रहा है, और कोई देख नहीं ले, उसको कुछ हो नहीं जाए, ये सब इसके विचार दिमाग में चल रहे हैं। तभी मैकबेथ आता है, और मैकबेथ कहता है, आई हैव डन द डीड, आई हैव डन, आई हैव डन द डीड, कि ले देवी मैंने तेरा काम कर दिया है। आई हैव डन द डीड। ध्यान रखना, एक्ट सेकंड है ये, और सीन भी सेकंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या? हैज है, हैज, हैज की स्पेलिंग HATH है, ये आर्काइक वर्ड है ना, स्पेलिंग तो हैज ये, लेकिन हैथ लिखा हुआ उसको, ठीक समझ रहे हो? ये जैसे दाऊ लिखता है ना विलियम शेक्सपियर, THOU दाऊ, THEE, वैसे है तो हैज ही, वो गलत नहीं लिखा कहीं आप ये सोच रहे हो कि गलत लिख दिया स्पेलिंग, वो ठीक लिखी हुई है, ऐसी लिखी हुई किताब में, ठीक है ना? चलो आप वहां पे कहां पहुंच गए वापस? आई हैव डन द डीड, इसका मतलब मैकबेथ कह रहा है आई हैव डन द डीड, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि इस इंपॉर्टेंट लाइन को ध्यान रखना, कि ये पूछेगा आपसे बाई चांस कि मर्डर डंकन का कौन से एक्ट में हुआ, तो एक्ट सेकंड में हुआ, और सीन भी सेकंड में हुआ। तो एक्ट सेकंड सीन सेकंड जो है उसमें डंकन का मर्डर कर दिया जाता है, और मर्डर करने वाला कौन है? मैकबेथ है। कौन है? मैकबेथ है। These deeds must not be thought after, these deeds लिखो, these deeds, अभी सेकंड एक्ट ही चल, सीन सेकंड ही चल रहा है। These deeds must not be thought after these deeds must not be, these deeds must not be thought after these ways, these deeds must not be thought after these ways, comma, so it will make us made, so it will make us made, पागल हो जाएंगे हम। इसका मतलब ये कहने वाली कौन है? लेडी मैकबेथ है।
These deeds must not be thought after these ways, so it will make us mad. हम मैड हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। इससे क्या समझे? इसका मतलब ये है जब मैकबेथ उसको मार के आ गया है तो मैकबेथ के दिमाग में अब उल्टी पुल्टी बातें चल रही हैं। वो बहुत सारी बातें लेडी मैकबेथ के सामने करता है। कैसा न हो गया, मार दिया उसको, नींद में मार दिया। नींद में सोए हुए आदमी को नहीं मारना चाहिए था। नींद में सोए हुए आदमी को मारना पाप है। उस व्यक्ति ने मेरी प्रशंसा की और मैंने उसका कत्ल कर दिया। मैंने उसकी प्रशंसा के बदले में उसको कत्ल दिया। मैं पापी हूं, एक तरह से मैं दुष्ट हूं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। तो लेडी मैकबेथ कहती है, दीज डीड्स मस्ट नॉट बी थॉट आफ्टर दीज वेज। इस प्रकार से जो गलत काम कर देते हैं उन कामों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर इनके बारे में हम ज्यादा सोचेंगे तो क्या हो जाएंगे? पागल। ऐसे काम कर दिए तो कर दिए, अब उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। पाप पुण्य सोचोगे तो पागलपन का शिकार होना तय है। इसलिए इनके बारे में ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन बोल रही है? लेडी मैकबेथ। और उसके साथ साथ एक महान वाक्य और बोलती है वो, had he not resembled my father as he slept, I have done it. कहते देख, मुझे तेरी जरूरत नहीं थी, उसकी शक्ल मेरे पिता जैसी थी, इसलिए मैंने तुझे भेज दिया मारने के लिए, नहीं तो मैं ही उसको मार देती। कौन बोल रही है? लेडी मैकबेथ। कैसी लग रही है आपको लेडी मैकबेथ? बेकार लग रही है। Had he not resembled my father, had he not resembled my father as he slept. अच्छा, मैकबेथ कैसा लग रहा है? पागल लग रहा है? तो आप कैसा पुरुष चाहते हैं? महिलाओं के लिए बोल रहा हूं, या हैं आपके जो मैकबेथ की तरह कहना माने या नहीं मानने? इस नहीं, आप हाँ या ना में जवाब दो, जो माने या नहीं माने। ठीक, हाँ चलो, हाँ लिखे आप। चलिए, had he not resembled my father, had he not resembled my father as he slept, I have done it. एक भी नहीं बोली, चुप हो गई सब। गड़बड़ है मामला। लिख लेना कौन है लेडी मैकबेथ। अगला देखिए, अगला क्योटेशन, स्लीप नो मोर, स्लीप नो मोर, स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, स्लीप नो मोर। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, लेस करके लिखो मैकबेथ। क्या मतलब हुआ? कि मैकबेथ उसको मार के आ गया। वही बातें चल रही उन दोनों के बीच में कि मैंने मार दिया, गड़बड़ हो गया, स्लीप नो मोर। मैंने किसको मारा? उस आदमी को मारा जो सो रहा था। नींद में मारा जिस व्यक्ति को, और नींद में गया व्यक्ति, उसको मैंने मार दिया। तो अब मुझे भी कभी जिंदगी में नींद नहीं आने वाली है ना। इसका मतलब मैकबेथ आज के बाद, वो बोलता है ग्लेमिस विल नेवर स्लीप आफ्टर टुडे। ग्लेमिस, थेन ऑफ ग्लेमिस आज के बाद कभी नहीं सो पाएगा, क्योंकि उसने एक आदमी को मारा है। किसमें? नींद में, है ना। एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट लाइन और ही है कि टू गेन एवर पीस वी हैव लॉस्ट एवर पीस। कि हमारी पीस के लिए जिसको हमने पीस पीस टुकड़ों में काट दिया, हमारी खुद की पीस चली गई, यानी उसको हमने मार दिया, हमारी पीस खत्म हो गई। ऐसा कौन बोलता है? मैकबेथ। चलो आ जाएगा आगे। अब ये सब बातें जब कर रहा है बार बार, तो लेडी मैकबेथ को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसको लग रहा है कि अभी तो नई नई तो रानी बनने वाली हूं, उससे पहले तू ऐसे करने लग गया, तो फिर क्या करोगे मैं रानी बन के? फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बार बार उसको, वो वापस उसको मनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या बोल रही है फिर? कहते एक काम कर, बाकी बातें सब बाद में करेंगे, पहले वो छुरा जो है वापस रख के आ जा। इनफर्म ऑफ पर्पस, गिव मी द डेगर, द स्लीपिंग एंड द डेड आर नॉट बट एज पिक्चर्स। तो मैकबेथ कहता है नहीं नहीं, तूने एक बार कहा, एक बार तेरा ऋण उतार दिया मैंने, अब इससे आगे दोबारा तेरे लिए कोई गलत काम नहीं कर सकता मैं। कौन बोल रहा है? तो मैकबेथ को लेडी मैकबेथ बोलती, तो इनफर्म ऑफ पर्पस है, तो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ निश्चय वाला नहीं है। गिव मी द डेगर, मुझे दे छुरा, मैं रख के आऊंगी। स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स,
जो लोग सोए हुए होते हैं वो तस्वीरों की तरह होते हैं, वो कुछ भी नहीं देख पाते। तो किसी डरने की जरूरत नहीं है चेम्बरलिन से, जा और छुरा वापस रख के आ, नहीं रख के आते तो मैं रख के आ जाती हूँ। तो इसका मतलब लेडी मैकबेथ खुद ही छुरा रखने वापस चली जाती है। ठीक है, लिख दो। इनफर्म ऑफ पर्पस, इनफर्म ऑफ पर्पस गिव मी द डेगर्स, इनफर्म ऑफ पर्पस गिव मी द डेगर्स, इनफर्म ऑफ पर्पस गिव मी द डेगर्स, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट पिक्चर्स। तो जो सोए हुए होते हैं और जो मरे हुए होते हैं वो सिर्फ तस्वीर की तरह होते हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आप में ऐसे होंगे जो श्वान निंद्रा वाले होंगे। श्वान निंद्रा मतलब, हाँ, जगह कोई घर में है तो उनको भी पटक दियो, क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब करते हो बार बार। और कुछ कुछ महान आत्माएं ऐसी हैं जगह से ऐसा बाटो पटक दो सिर पे, खून भी आता रहेगा तो ऐसे खून को साफ करके फिर सो जाएगा। ऐसी ऐसी आत्माएं भी हैं उसमें। तो दो कैटेगरी के लोग हैं। तो ये कह रही है उसी के आधार मानते हुए कि स्लीपिंग जो है या डेड लोग हैं वो किसकी तरह होते हैं, पिक्चर की तरह, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेडी मैकबेथ उनको बोल रही है सेंटेंस। तो फिर चली जाती है, क्या रख के आती है, डैगर को रखने चली जाती है। नेक्स्ट आगे, समझ में तो आ रहा है। Will all great Neptune's ocean wash their blood, wash this blood clean from my hand। ये वही बात है मैंने आपको बताई थी। इसमें लाइन थोड़ी छोटी करके कट कर दी, लाइन बड़ी और है, टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। वो बात बोल रहा है। वापस जब आती है लेडी मैकबेथ, कहती देखो मेरे हाथ में खून था, मैं धो दिया, साफ हो गया। और वो खून को लेके बैठा है कौन, मैकबेथ, कि मेरे हाथों में खून है, मेरे हाथ से खून हो गया है। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून, नेपच्यून का मतलब समुद्र का देवता, कि अगर समुद्र का देवता जो है, समुद्र जो है उसमें भी अगर मैं मेरे हाथ धोने चला जाऊं तो मेरे हाथ में इतना ब्लड लगा हुआ है कि शायद वो समुद्र में भी मेरे हाथ साफ नहीं होंगे। उल्टा समुद्र जो ग्रीन है वो भी कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ऐसा बोल रहा है कौन, मैकबेथ। समझ रहे हो। तो लेडी मैकबेथ फिर क्या बोलती है, माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर, कि देख दुष्ट, जैसे तेरे हाथ हैं वैसे ही मेरे हैं, बट आई सेम टू वेयर अ हार्ट सो वाइट, लेकिन मेरा दिल तेरी तरह कमजोर नहीं है, वाइट दिल नहीं है, डरपोक नहीं हूं मैं महान आत्मा हूं। कौन बोल रही है, लेडी मैकबेथ। दोनों कोटेशन उतार लो। दोनों उतार लेना। माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर बट आई सेम टू वेयर अ हार्ट सो वाइट। हो गया, उतार ली दोनों। नेक्स्ट लिखिए सीन थर्ड, सीन थर्ड, एक्ट सेकंड है, सीन थर्ड है। बस इसमें आप ये लिख लो, ये पोर्टर सीन है। ये कौन सा सीन है, पोर्टर सीन। आपको याद है पोर्टर वाला, कल बताया था मैंने, क्या बताया था पोर्टर में, कि पोर्टर जो है वो भी शराब के नशे में होता है और उसको लगता है कि स्कॉटलैंड की कंडीशन क्या है, बहुत ही बहुत ही खराब है। तो बस उसी चक्कर में वो पोर्टर सीन आता है। बेल्जीबब लिखा हुआ है, उसके कौन कौन आते हैं, एक फार्मर, उसके गेट में अंदर घुसने की कोशिश कौन कौन करता है, अपने आप को नरक के दरवाजे का मालिक समझता है, तो अंदर घुसने में एक फार्मर आता है, फिर एक इक्विवोकेटर आता है, फिर एक इंग्लिश टेलर आता है, एक बेल्जीबब है। बेल्जीबब का मतलब शैतान जो है,
वो मैं टेक्स्ट पढ़ाऊंगा तब वहां लिख दूंगा, आप तो सिर्फ इतना लिख लो क्या, पोर्टर सीन। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग सीरियस इन मोर्टेलिटी, देयर इज नथिंग सीरियस इन मोर्टेलिटी, there is nothing serious in mortality, all is but toys, all is but toys। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है देयर इज नथिंग सीरियस इन मोर्टेलिटी, ऑल इज बट टॉयज। अब यहां ये बात, ये इसमें ये चल रही है सीधा कि जो मोर्टेलिटी है ना, आदमी जो नश्वर है, इंसान मर जाता है, मरने के बाद कुछ बचने वाला नहीं है, समझ रहे हो, यानी हम कभी भी किसी भी क्षण किसी का भी कुछ हो सकता है। देयर इज नथिंग सीरियस इन मोर्टेलिटी, इसलिए इसको जीवन को इतना बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता भी, किसी के साथ भी किसी भी समय कोई भी घटना घटित हो सकती है एट एनी टाइम। सो ऑल इज बट टॉयज, हम कुछ नहीं, सब खिलौने हैं दुनिया में, है ना, किसकी तरह है, खिलौने की तरह, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर लो भले आप भले लेक्चर बन जाओ तो भी मरना तो है ही, मरोगे लेक्चर बन के भी, ऐसा सोच रहे हो अमर हो जाएंगे तो नहीं होंगे। ठीक, लिख लो डैश करके मैकबेथ, लेकिन बन के मरना, ऐसे मरोगे तो ठीक नहीं लगेगा, लिख लो डैश करके, ऑल इज बट टॉयज, बोलने वाला कौन है, मैकबेथ। नेक्स्ट अगला, देयर इज डैगर्स इन मैन स्माइल, ये किसके मरने की बात है, डंकन मर गया ना, तो डंकन मर गया इसलिए बोल रहा है, ओ हो डंकन मर गया, मारने वाला तो यही है ना, पर लोगों के सामने इजहार कर रहा है इस तरह से कि वो देखो इतने महान चीज, कल ही तो मेरी प्रशंसा कर रहा था, इतना मेरे तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं सबसे ज्यादा बर्बाद तो लेडी मैकबेथ हो गई कि डंकन मर गया, नालायक। देयर इज डेगर इन मैन स्माइल, देयर इज डेगर इन मैन स्माइल, कौन बोल रहा है, डोनाल्ड बिन। इसका मतलब क्या हुआ, डोनाल्ड बिन कह रहा है कि भाई देयर इज डैगर इन मैन स्माइल, कहता कोई पता नहीं, वही बात है, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन ऑन द फेस, फिर देयर इज डैगर इन मैन स्माइल, कि भाई यह आदमी बाहर मुस्कुराता हुआ दिख रहा है और पता लगे थोड़ी देर बाद वही आपको मरवा दे, ऐसा कौन बोल रहा है, डोनाल्ड बिन। तो मेलकम और डोनाल्ड बिन बातचीत कर रहे हैं, ऐसी कंडीशंस को पता लगता है कि भाई यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से निकलने तो बढ़िया है। देयर इज डैगर इन मैन स्माइल, कौन बोल रहा है, डोनाल्ड बिन, कि पता नहीं हमारा भी नंबर आ जाए कब। नेक्स्ट लिखो, सीन फोर्थ, अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट में ए गायब कर दो, अगेंस्ट नेचर स्टिल, थ्रिप्ट लेफ्ट एम्बिशन, थ्रिप्ट लेफ्ट एम्बिशन, that will raven up, that will raven up, on lives means, on lives means, on lives means। हालांकि ये बात यहां बोलने वाला कौन है, रोस बोल रहा है, कहता है अगेंस्ट नेचर स्टिल थ्रिप्टलेस एम्बिशन। अब डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल पा रहा रोस भी, और आरोप किस पे लग रहा है मारने का, पता नहीं किसने मारा है, अभी डायरेक्टली तो कोई आरोप लगा नहीं सकता, तो कोई डोनाल्ड बेन ने मारा है, मेलकम ने मारा, वो भागे तो उनपे आरोप लगा देंगे, तो ये कह रहे हैं कि जैसे भी हुआ है, देखो अगेंस्ट नेचर स्टिल, ये तो प्रकृति के खिलाफ है ना बात, जैसी प्रकृति उसके खिलाफ है। थ्रिप्टलेस एम्बिशन, ये तो ऐसी एम्बिशन है जो थ्रिप्टलेस है, यानी ओवर एम्बिशन है, इसमें इसका और भी अपने आप में भी है कि ये जो ट्रेजेडी है मैकबेथ, ये किसकी ट्रेजेडी है, मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, ओवर एम्बिशन की ट्रेजेडी है, और ऐसा नहीं आदमी बुरा नहीं है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ जो है उसने उसको प्रोवोक कर दिया, और लेडी मैकबेथ भी क्यों परेशान हो रही है, वो भी ओवर एम्बिशियस है, बढ़िया अच्छी भली जागीरदार थी, जागीरदारनी थी, लेकिन चक्कर में पड़ गई रानी बनने के लिए, महारानी बनने के लिए,
ओवर एम्बिशन, थ्रिपलेस एम्बिशन के चक्कर में ये काम हुआ है, नहीं तो नहीं होता है। तो थ्रिपलेस एम्बिशन दैट विल रेविन अप दाइन ऑन लाइव्स मीन्स, यहां जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप किसके ऊपर लग रहे हैं? वो आरोप लग रहे हैं डोनाल्ड बिन और मैल्कम के ऊपर। तो सीधा यही बोलेंगे कि भाई देखो कितनी बड़ी एम्बिशन आदमी के ऊपर भारी सर पे चढ़ गई कि दाइन ऑन लाइव्स मीन्स, जिसने जन्म दिया उसको ही मार दिया। एक तरह से मतलब लोगों के मन में ये बहम बांट दिया ना कि मारने वाले कौन है, मैल्कम और डोनाल्ड बिन। तो देयर ऑन लाइव्स मीन्स, जिसने तुम्हें दुनिया में पैदा किया, जो दुनिया में लाए, उसको ही मार के चले गए। और ये ऐसा आदमी कब करता है? थ्रिपलेस एम्बिशन के चक्कर में। थ्रिपलेस एम्बिशन यानी ओवर एम्बिशन के चक्कर में उसने ऐसा कर दिया, और ओवर एम्बिशन के चक्कर में उन्होंने ऐसा मार दिया। ऐसा बोलने वाला कौन है? रोस है। ठीक है। अरे अभी ना, अरे भी आइए, टेक्स्ट में देख लेना, उसमें स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग कोई गड़बड़ हो तो चेक कर लेना। टेक्स्ट इसलिए आपके पास, टेक्स्ट में बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, साफ सब स्पष्ट शब्दों में है। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। थोड़ी बहुत किताब में स्पेलिंग ठीक करने के लिए तो देखोगे, ऐसे नहीं देखोगे तो आप। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। Orpheus is in Bangkok. Orpheus is in Bangkok. Stick, STICK, stick deep. एक्ट थर्ड में पहुंच गए हम। क्या हुआ? अच्छा चलो कोई नहीं। और फियर इन बैंकोज स्टिक डीप। मैकबेथ कहता है राजा तो बन गया, लेडी मैकबेथ भी रानी बन गई, लेकिन अभी भी एक आदमी से जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, वो कौन है? बैंको। यानी अभी भी हमारे लिए खतरा है, और खतरे के रूप में कौन है? बैंको है। ऐसा कौन बोल रहा है? मैकबेथ। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट लिखिए अगला। नॉट इज हेड ऑल, NAUGST, नॉट इज हेड, comma, all is spent, all is spent when our desire is got without content. अब क्या हुआ? लिख लो एक बार। लिख लिया? देखो, तो ये एक्ट थर्ड है, सीन सेकंड है। नॉट वी हैड ऑल इज स्पेंट, नॉट वी हैड कुछ भी तो नहीं हमारे पास, ऑल इज स्पेंट हमने तो सब कुछ खो दिया। वेन आवर डिजायर इज टू गॉट विदाउट कंटेंट, जो हमारी इच्छा थी राजा और रानी बनने की, बन भी गए, लेकिन विदाउट कंटेंट। कंटेंट का मतलब यहाँ है माइंड की स्थिति, पीस ऑफ माइंड। कंटेंट वर्ड का मतलब यहाँ मीनिंग है पीस ऑफ माइंड, कि भाई हमने जो है खो दी है। क्या खो दी है? पीस ऑफ माइंड। ये ऐसा समझा रही है लेडी मैकबेथ, इसको समझा रही है मैकबेथ को, कि जो इस तरह तुम बर्ताव करते हो बार बार, कभी बैंकों से डरते हो, कभी किसी से डरते हो, फिर ऐसे डर डर के, फिर अगर राजा रानी का खेल खेलना था तो क्यों खेल रहे हो? तो मुझे रानी के आनंद तो लेने नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें रोज इधर उधर घुमाने के लिए बोलती हूँ, चलो महाराज, तो महाराज तो डर रहे हैं बैंकों से, चलो महाराज वहां चलते हैं, महाराज कह रहे हैं नहीं जाऊंगा, बैंकों से डर लगता है, तो फिर क्या करेंगे ऐसी जिंदगी का? फिर तुम्हें जागीरदार नहीं ठीक थी, थोड़ा बहुत तो काम चल रहा था कम से कम। तुम तो दुष्ट प्राणी, सारे आनंद खराब कर दिए मेरे। तो जब पीस ऑफ माइंड ही चली गई तो नथिंग इज हैड, तो कुछ भी नहीं हमारे पास, ऑल इज स्पेंट। इसलिए थोड़ी अपनी शकल वकल को ठीक कर और अपने दिमाग से इन बातों को निकाल, क्योंकि देख एक बात दुनिया में बिल्कुल तय है, थिंग्स विदाउट रिमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है आपकी जिंदगी के लिए। और मैंने अभी पिछला टेस्ट हुआ था उसमें दिया भी था, आपको याद हो तो, डिटर्मिनर टेस्ट लिया था, उसमें मैंने कोटेशन लिखी थी, थिंग्स विदाउट ऑल रिमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड।
थिंग्स विदाउट ऑल रिमेडी। ऐसे लेडी मैकबेथ शानी तो बहुत है, समझदार भरी बातें कर रही है, पर रास्ता गलत चुन लिया उसने। तो देखो क्या कह रही है लेडी मैकबेथ, थिंग्स विदाउट ऑल रिमेडी। तो मैकबेथ को कह रही है वो कि देख मार दिया ना तूने उसको, अब वापस जिंदा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, तो आनंद लेना, देखेंगे जब होगा वो। तो इसका मतलब थिंग्स विदाउट ऑल रिमेडी, जिन चीजों का हमारे पास कोई समाधान नहीं है, शुड बी विदाउट रिगार्ड, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर उन पे ध्यान दोगे तो फायदा कुछ होने वाला नहीं है। मान लो आप थर्ड ग्रेड में फेल हो गए पिछली बार, कोई तो हो गए तो कोई बात नहीं, मैं तो फेल हो गया मरूंगा, मैं तो फेल हो गया मरूंगा, मरता रहे फिर उसी में, आगे फिर तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। थिंग्स विदाउट रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। हालांकि ऐसा एक बार सबके साथ होता है, एक दिन मनन किया, ठीक गलती होगी, चलो अब आगे नहीं करेंगे। पर अगर 5 साल तक उसी को लेके बैठे रहे हो तो क्या होगा बताओ? ना तो आगे वाला हाथ आएगा और पीछे वाला और गया। बात तो अच्छी कह रही है कौन? लेडी मैकबेथ। थिंग्स विदाउट रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। लिख दिया क्या? अच्छा, साथ में इसमें ये भी लिख लेना, व्हाट इज डन इज डन। व्हाट इज डन इज डन, इसी के साथ है ये। व्हाट इज डन इज डन। व्हाट इज डन इज डन। थिंग्स विदाउट रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन इज डन। कि जिन चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, जो हो गया सो हो गया, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कौन बोल रही है? लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट लिखिए आगे। लिखिए होम टू, हाँ भी कर लो, होम वी टू गेन अवर पीस, होम टू गेन अवर पीस, comma have sent to peace, whom we to gain our peace have sent to peace। हालांकि इसमें आगे लाइन और है तो उसको डैश डैश करके ऐसे बंद कर लेना। whom we to gain our peace have sent to peace, मैकबेथ बोल रहा है ये। whom we to gain our peace have sent to peace। इतनी अच्छी लाइन है, देखो क्या कह रहा है, whom we to gain our peace, कि जिस आदमी को हमने हमारी पीस ढूंढने के लिए मार दिया, हैव सेंट टू पीस, वो तो परमानेंट पीस में चला गया। कौन? डंकन, है ना। होम वी टू गेन अवर पीस, हम हमारी पीस चाह रहे थे कि हमें शांति मिले जिंदगी में, हम आनंद से रहें, मस्त से रहें, ऐसा चाह रहे थे। लेकिन हैव सेंट टू पीस, लेकिन पीस में तो कौन है? डंकन है, क्योंकि वो तो मर चुका है। अब उसको ना तलवार मार सकती, ना कोई मार सकता है, वो तो शांति से सो रहा है, और हमारी तो शांति जो है वो भंग हो गई है। ऐसा कौन बोल रहा है? मैकबेथ बोल रहा है। देखो, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माई माइंड, डियर वाइफ। देखो वाइफ को बेचारा फिर भी बोल तो डियर ही रहा है। ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माई माइंड, डियर वाइफ। ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माई माइंड, डियर वाइफ। कौन बोल रहा है? मैकबेथ। तो ये सब बातें चल रही हैं, इन सब बातों से हमें लग रहा है कि मैकबेथ बहुत परेशान है। और मैकबेथ जो है वो परेशान होकर कह रहा है, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस। फुल ऑफ स्कॉर्पियंस का मतलब, स्कॉर्पियन कौन होते हैं? बिच्छू। कि मेरे तो शरीर को बिच्छू काटे जा रहे हैं, मेरा दिमाग में जो है मैं टॉर्चर हो रहा हूं बुरी तरह से, है ना। मेरे ऐसे विचार आ रहे हैं जो बहुत ही टॉर्चरिंग है। इसका मतलब मैं जो है परेशान हूं। इज माई माइंड, मेरा दिमाग जो है बहुत गलत गलत विचारों से परेशान हो रहा है। माई डियर वाइफ, बचा ले मुझे। कौन बोल रहा है? मैकबेथ। ठीक, तो मैकबेथ। नेक्स्ट लिखो, थिंग्स, थिंग्स बैड बिगन
make strong themselves by ill. Things bad begun make strong themselves by ill. Strong themselves by ill. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योटेशन है ये भी इसका, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योटेशन है। कुछ क्योटेशन तो ऐसे हैं जिनको भले आप जिंदगी भर के लिए याद रखो, बहुत काम आएंगे। थिंग्स बैड बिगन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्व्स बाय इल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप जीवन में कोई गलत तरीके से काम करते हो तो उसको बचाए रखने के लिए आपको बार बार गलत ही करना पड़ेगा जीवन में। थिंग्स बैड बिगन, है ना, जिन चीजों को आपने गलत तरीके से शुरू किया है उसको निपटाना भी गलत तरीके से पड़ेगा, अच्छे तरीके से कभी भी वो संभव नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार झूठ बोलोगे तो फिर बोलते जाओगे, बोलना ही पड़ेगा आपको। एक बार मैं सीधा बताता हूँ, फेल हो गया झूठ के बोलने में, पास हुआ था पर वो थोड़ा रह गया सर, 1 नंबर से रह गया। फिर कहो नहीं सर 2 से रहा था, फिर किसी को नहीं में 5 से रह गया, फिर पता चला कि नंबर माइनस में आए थे। तो इसका मतलब क्या है? थिंग्स बैड बिगन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्व्स बाय इल। उसके लिए बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? झूठ बोलना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? मैकबेथ बोल रहा है। सीन फोर्थ। थर्ड में होंगे नहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा गया थर्ड, है ना। फोर्थ में आओ। कोई एक आधी रह भी जाएगी तो पढ़ते समय अंडरलाइन कर लेंगे। यू नो योर ऑन डिग्रीज। यू नो योर ऑन डिग्रीज। सिट डाउन एट फर्स्ट एंड लास्ट द हार्टी वेलकम। इसका मतलब क्या है? ये जब दोबारा जो पार्टी करता है, बैंक्वेट सीन बोलते हैं इसको, जहां पार्टी के लिए सब लोगों को बुलाता है, तो कहता है यू नो योर ऑन डिग्री, सिट डाउन। तुम सबको पता है कि तुम्हारी सीट कहां लगी हुई है, अपने अपने रैंक के हिसाब से, अपने अपने पद के हिसाब से अपनी सीटों पे बैठ जाओ। जो तुम्हारी सीट है, जो तुम्हारी रैंक है, वहां तुम बैठ जाओ आराम से, है ना। एंड एट फर्स्ट एंड लास्ट द हार्टी वेलकम। मैं तुम्हारा सबका स्वागत करता हूं, तुम आराम से सीट पे बैठ सकते हो। कौन बोल रहा है? मैकबेथ, है ना। बैंक्वेट पार्टी में सीन में सबका स्वागत करता है। I will have blood, they say blood will have blood. I will have blood, they say blood will have blood. तो खून की कीमत तो खून ही होती है भाई। कौन बोल रहा है? ये मैकबेथ। आई विल हैव ब्लड, दे से ब्लड विल हैव ब्लड। क्योंकि खून जो है कर दिया तो खून का बदला तो खून ही है। कौन बोल रहा है ऐसा? मैकबेथ। कि भाई उसके लिए तो और ब्लड बहाओ या खुद का ब्लड निकलेगा, ब्लड तो निकलना ही है, मतलब गलत तरीके से तो करना ही पड़ेगा उसको। सीन फिफ्थ। सीन फिफ्थ। हिकेट का स्टेटमेंट है और ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी। सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी। सिक्योरिटी इज मॉर्टल चीफेस्ट एनिमी। सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी। सिक्योरिटी जो है वो मॉर्टल की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। समझ गए आप? कि जब आदमी को सिक्योर कर दिया जाए, उसके मन से ये बात सिक्योर कर दी जाए कि बस तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ऐसी कंडीशन में वो आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। फिर आदमी किसी को कुछ समझता नहीं है। और ऐसा कहने वाला कौन है?
एक 8 है, ठीक। और ये है आपका 5वां सीन। उसके बाद फिर 6ठा सीन आता है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट क्योटेशन नहीं है। नेक्स्ट लिखिए एक्ट 4th। एक्ट लिखिए एक्ट 4th। एक्ट 4th। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मंडे को मिलेंगे। धन्यवाद। ये किसकी किताब थी? दे देना। थैंक यू।